नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कौशल वंश के राजा कहते हैं कि भले ही बारात और डोली हमारे यहाँ से उठे, लेकिन आएगी आपके घर ही। क्या मतलब? मगध के राजा जब ऐसे सवाल करते हैं तो कौशल के राजा कहते हैं, हमारा मतलब ये है कि भले दूल्हा और दुल्हन हमारे यहाँ से जाए, लेकिन विवाह के पश्चात वो आपके घर ही आएंगे। हमारी पुत्री का अच्छे से ख्याल रखिएगा, उन्हें कोई कष्ट ना होने पाए। अगर उन्हें कोई कष्ट हुआ तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपको भी बहुत कष्ट होगा। अच्छा, ऐसा भी क्या? वो हमारे राज्य में आएंगी? हाँ, वो आपके ही राज्य में आएंगी। हम चाहते हैं कि वो एक रात्रि के लिए आपके राज्य में ठहरे। इस बात का क्या अर्थ है कि वो एक रात्रि के लिए यहाँ ठहरे? इस बात का स्पष्ट अर्थ है, हम अपनी पुत्री को इस राज्य में नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री हमारी नज़रों के सामने रहे। इसलिए हमने चाहा है कि हमारी पुत्री और उनके पति दोनों ही हमारी नज़रों के सामने रहे, जो कि हमारे पुत्री की इच्छा है कि वो अपने ससुराल में जाए, अपने ससुर और अपनी सास की देखभाल करे, उनका ख्याल करे, उन्हें याद करे। इसलिए हमने उनकी ये बात मान उन्हें विवाह के पश्चात इस राज्य में आने की अनुमति दी है। पर विवाह के बाद बस एक रात्रि ही यहाँ रुकेंगी। वो एक रात्रि से अधिक वो यहाँ नहीं ठहरेंगी। और हमें यकीन है कि आप हमारी पुत्री का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा इस राज्य में। बिल्कुल, यहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, हमें आपसे यही उम्मीद है। आप विवाह में उपस्थित होइएगा ज़रूर, आइएगा ज़रूर। आप और आपके सभी राज्य के लोगों को ये निमंत्रण दीजिएगा कि वो आए शिव मंदिर में। सारी व्यवस्था वही है और आप सभी को आमंत्रण दे देंगे, हमें इस बात की उम्मीद है। बिल्कुल, हमारे राज्य के किसी व्यक्ति की विवाह है तो वो भी उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे लिए हमारे मित्र समान है, उनका विवाह है तो हमें तो उपस्थित होना ही होगा और हमारे परिवार के लोग भी उपस्थित होंगे। बस हमें एक डर है, वो डर ये है कि कहीं आप और आपका परिवार तो उपस्थित होगा या सिर्फ आप ही उपस्थित रहेंगे। क्यों नहीं, सभी उपस्थित होंगे। विवाह हमारे परिवार का है तो सभी आएंगे और आसपास के सभी राज्यों से सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया है, सभी राजा आएंगे। सही कहा, विवाह इतना भव्य करने का आखिर मंसूबा क्या है आपका? आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि आप कितने अच्छे राजा हैं। एक दासी के लिए इतना सब कर रहे हैं। सच में आप बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका शुक्रिया राजन। अब हमें यहाँ से चलने की अनुमति दें। हाँ, आपने तो कुछ जलपान भी नहीं किया। आप
बिना खाए पिए ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ तो खा लीजिए। हम फिर कभी आएंगे तो हम भोजन करेंगे। आप चाहे तो अपने राज्य के पुत्र को खिला सकते हैं, चाहे तो नील भोजन कर सकते हैं, पर हमें जाना है। जहाँ ये सुन नील कहते हैं, हाँ हाँ हम ठहर जाते हैं, हमें राजा से कुछ बातें करनी हैं, तो हम थोड़ा ठहरना चाहेंगे। जहाँ राजा कहते हैं, हमें लगता है मालती आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये सुन नील समझ जाते हैं कि राजा हमसे क्या चाहते हैं। जहाँ राजा की ये बात सुन नील कहते हैं, हाँ हमें मालती के पास जाना चाहिए, हम यहाँ रुक नहीं सकते। नील की लड़खड़ाहट समझ राजा जाते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। क्या ये विवाह सच में नील की मर्ज़ी से है, या फिर उन्हें किसी कारणवश ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है? कुछ तो ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। जहाँ मगध के राजा ये सोच रहे होते हैं, वहाँ कौशल वंश के राजा उनसे अनुमति ले के चले जाते हैं और नील को वो अपने साथ लेकर जाते हैं। नील कौशल वंश के राजा के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जहाँ वो राजा कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आखिर आप हमारे घर के सदस्य बनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वो सैनिक भी उनके साथ रहता है। प्रदीप और नील दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और राजा की तरफ फिर देख रहे होते हैं। राजा बहुत शान से चल रहे होते हैं। राजा की चाल देख नील और प्रदीप दोनों को समझ आता है कि राजा कुछ तो ऐसा चाहते हैं जो हमारे समझ के परे है। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो मालती को कुछ कर ना दे। उनकी खामोश ज़ुबान और शांत चलन उन्हें व्याकुल करती हैं नील को, और कहीं ना कहीं ये व्याकुलता नील के चेहरे पे साफ झलक रही होती है। और प्रदीप ये बात समझ रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते थे। फिर जब राजा अपने राजमहल में आते हैं, तब सभी घोड़सवार और सभी जो इधर उधर राज्य में निमंत्रण देने गए थे, वो सभी लौट कर आते हैं और वो राजा से एक एक कर संदेश देते हैं सभी राज्यों का। जहाँ पहले एक राज्य का संदेश आता है, जिस राज्य का नाम होता है मिथु राज्य का संदेश जब आता है तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जहाँ मिथु राज्य का राजा कहते हैं कि राजन, हमारी तरफ से ये अमूल्य भेंट स्वीकार करें। आपकी पुत्री के विवाह के लिए हम अभी उपस्थित नहीं हो सकते। हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। हम इस वक्त अपनी प्रजा को छोड़ नहीं आ सकते। हमें क्षमा कर दे। जहाँ ये सुन राजा बहुत क्रोधित होते हैं, कहते हैं कितनी बड़ी मिथ्या की बात है ये। उनके राज्य में अकाल पड़ा है। यहाँ से नहर काट कर वो अपने राज्य में लेकर जाते हैं और फिर कहते हैं कि उनके राज्य में अकाल है, सूखा पड़ गया। दूसरा पत्र दूसरे राज्य का, फिर वहाँ से एक पत्र आता है। कहते हैं, दूसरे राजा ने लिखते हैं कि हम तो नहीं आ पाएंगे, पर हमारे कुछ मंत्री आपके दरबार ज़रूर आएंगे आपकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। हम आपसे
कुछ भेंट आप अपनी तरफ से भेजे हैं, आप स्वीकार करें। सभी राजा 20 राज्यों में पत्र भेजते हैं। उन 20 राज्यों में से सिर्फ 10 राज्य के पत्र उन्हें मिलते हैं और बाकी 10 राज्यों में से 5 राज्य के राजा पत्र ही नहीं भेजते कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। और 5 राज्य ऐसे थे जिनके 5 राज्य के राजा आने के लिए इच्छुक रहते हैं और वो आने वाले होते हैं, ये पत्र में लिख भेजते हैं। और कुछ ऐसे राजा और ऐसे राज्य भी होते हैं जिन राज्यों को राजा ने निमंत्रण भेजा था, लेकिन उस राज्य के राजाओं ने स्वयं आने का निमंत्रण स्वीकार किया। और जहाँ जिन राज्यों से उन्हें उम्मीद थी, उन्हीं राज्यों के राजाओं ने उनसे मुंह फेर लिया और कह दिया कि हम नहीं आएंगे, हमारा भेंट स्वीकार करें। बहुत सारे राज्यों के राजाओं ने सिर्फ भेंट भेज और एक पत्र भेज राजा को एकांत छोड़ देते हैं। और कुछ राज्यों के राजा सिर्फ उन्हें पत्र भेज ये दिलासा देते हैं कि वो आएंगे। ऐसी पत्रों को सुन और पढ़ राजा बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, जिन राज्यों से हमारा इतना अच्छा संबंध था, व्यापारिक संबंध, उन राज्यों के राजाओं ने हमसे मुंह फेर लिया। हमें समझ ही नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। उन्हें ऐसा करते वक्त एक बार भी लज्जा नहीं आई। हमने पत्र भेजा था, कौशल वंश के राजा ने पत्र भेजा था, इस सब के बावजूद भी उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, हम उन्हें सज़ा ज़रूर देंगे। जहाँ ये सुन राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होते हैं और कहते हैं कि उन सभी राज्यों में आक्रमण की तैयारी की जाए। ये सुन रानी उनके पास दौड़ी आती है और कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं राजा? विवाह के समय आक्रमण? आपको ऐसी कौन सी असुविधा हो गई कि आपने आक्रमण का आदेश दे दिया? उन राजाओं की इतनी हिम्मत कि वो हमें मना कर सके। उनकी हिम्मत जो भी हो, अच्छी हो, बुरी हो या जैसी भी है, उन्होंने एक वजह के साथ आपको ना कहा है और आप एक दासी के लिए दूसरे राज्यों में आक्रमण करने की बात कर रहे हैं, उन राज्यों में जिन राज्य से आपका संबंध अच्छा है। अरे क्या हुआ अगर राजा नहीं आए तो? कौन सी वो आपकी पुत्री है, बताइए हमें। क्या आप अपनी पुत्री मानते मानते इतना खो गए हैं कि सच में आपको लगता है कि वो आपकी पुत्री है, आपकी प्रेमिका की और आपकी पुत्री? राजा ये सुन बहुत हैरान होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रानी साहिबा ऐसा कुछ कहेंगी। क्या हुआ? हमारे मुख से ऐसे शब्द सुन हैरान हो गए? ज़्यादा हैरान ना हो, हमें सब पता है। हमें पता था, हमारे विवाह के पश्चात हमें ये ज्ञात हो गया था कि आप हमसे नहीं किसी और स्त्री से प्रेम करते हैं और उनके जाने के बाद आपने ही उनकी पुत्री को अपने घर लेकर आए और हमारे छत्र छाया में रख दिया ताकि हम उन्हें अपनी पुत्री समाए, उन्हें उनका पालन पोषण करें। और आप इसलिए हमारे करीब नहीं आए थे क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं।
आप इसलिए आए थे क्योंकि आपको अपना वंश प्यारा था। आप बस हमसे एक पुत्र चाहते थे और कुछ नहीं। हम क्या इतने मूर्ख हैं कि हमें कुछ नहीं पता? हमें सब पता है राजन। जो आप इतने वर्षों में ना जान सके वो आज हम कहते हैं। अगर आपने आक्रमण के बारे में सोच ही लिया है तो ठीक है, कीजिए। आपके मन में जो आए आप वो सब कीजिए। किसी ने आपको इनकार क्या किया? आपने तो जंग छेड़ दी। लेकिन याद रखिए, इस जंग का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी प्रेयसी का बेटी जीवित नहीं रहेगी। इस बात का हम यकीन दिलाते हैं। रानी पहले क्रोध में मालती के मरने की बातें करने लगती है, फिर वो खुद को शांत करती है संभाल कर और कहती है, आप हमें बताएं, आप जो इतने क्रोध में आकर जंग की बातें कर रहे हैं, अगर आपने सभी राज्यों से जंग कर ली तो कभी सोचा है आपके परिवार, आपके राज्य और आपकी संतानों का क्या होगा? आपका क्या है? आप युद्ध करेंगे, आप उसके राज्य, दूसरे राज्य, सभी राज्यों के पुरुष मारे जाएंगे और उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे, क्या होगा उन सब का? आपने कभी सोचा है आप कितने जीवनों को उजाड़ेंगे? कभी सोचा है? आप अपने क्रोध में सब कुछ तबाह कर देंगे और उस क्रोध का परिणाम हमें सहना होगा। कभी सोचा है आपने इस सब में के बारे में? नहीं सोचा। क्यों सोचेंगे आप तो पुरुष हैं। आपके लिए आपकी हाँ ना ये सब आगे है। आपका आदेश ही सब कुछ है, आपके कर्म ही आपके लिए सब कुछ। तो अपने कर्मों को ऐसा बनाए कि उस कर्मों पे कोई सवाल ना खड़ा कर सके। लेकिन आपके कर्म तो ऐसे हैं कि उस कर्मों पे सभी लोग प्रश्न करते हैं, सभी कहते हैं कि आपने एक ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों का भोग प्रजा को करना पड़ता है। आपने सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच में अपने कर्म, अपने आसपास के लोगों को दुखी किया है, उन्हें चोट पहुंचाई है, उन्हें तकलीफ़ दी है। आपने केवल अपनी लालसा को स्थिर करने के लिए, अपने आप को एक श्रेष्ठ राजा दिखाने के लिए आपने वो सारे कर्म किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे। आपने अपने पिता के साथ बुरा किया, फिर आपने अपने प्रजा के साथ, और अब आप अपने राज्य और अपनी पत्नी, अपने पुत्र, इन सब के साथ बुरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब करने के बाद आप जीवित रह पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि आप जीवित रहेंगे। और आप जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि आपके मरने के बाद इस राज्य का अंत तो वैसे ही निश्चित है। तब क्या होगा? कभी सोचा है इस बारे में राजा? आप मुझे बताएं, आपने जब हमारे साथ संबंध बनाए तब क्या आप जानते थे कि आप किसके साथ हैं और क्यों हैं? क्या आपने कभी हमसे प्रेम किया? नहीं। इस वक्त भी आप वैसे ही किसी भाव में हैं। उस वक्त भी आपने बस यही सोचा कि आपको कैसे संतुष्टि मिले, आपको कैसे आपका क्रोध शांत हो, इसलिए आपने मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया। और आज फिर से आपको किसी ने इनकार क्या किया, किसी ने आने से मना क्या किया? आपने अपने क्रोध में आके सब पे आक्रमण करने के बारे में विचार कर लिया। कभी सोचा है कि आप जितने लोगों को दुखी करते हैं, दर्द देते हैं, इनकार करते हैं, उन्हें कैसा लगता होगा? क्या वो भी अपने क्रोध में आकर आपके सर काट दे? अगर ऐसा है तो कहें,
हम सबसे पहले आपका सर काटना चाहेंगे। शुक्रिया इस कहानी को